Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was evolution, right? Now, from today, we are going to start our next topic, that is acquired and inherited traits. Uh, we know that some of the characters are being transferred from the parental generation to the offsprings, right? What are these kind of traits that are being transferred from one generation to another generation? All these things we are going to discuss in this topic. We have discussed the idea that the germ cells of sexually reproducing populations are made in specialized reproductive tissues. हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन होती है उसके जर्म सेल्स हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में बनते हैं। जो स्पर्म्स होते हैं और जो ओवम्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में बनते हैं। इफ़ द वेट ऑफ द बीटल इज़ रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन दैट विल नॉट चेंज द डीएनए ऑफ द जर्म सेल। अगर किसी बीटल का वेट रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, अगर उसको खाना नहीं मिल पा रहा है और जिसके कारण उसका वेट रिड्यूस हो गया है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो इससे उसके डीएनए में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयरफॉर लो वेट इज नॉट अ Therefore, low weight is not a trait that can be inherited by progeny of the starving beetle. तो उस केस में क्या होगा कि जो लो वेट है वो एक तरह का कैरेक्टर नहीं है, वो तो उसकी बॉडी ने अपने आप को इवॉल्व किया है, उससे डीएनए में कोई भी चेंज नहीं आएगा और इससे जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनमें इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उनका जो नॉर्मल वेट है वही वेट रहेगा। Therefore, even if some generations of beetles are low in weight because of starvation, that is not an example of evolution. और अगर उस आने वाली दूसरी कुछ जनरेशन्स का भी वेट अगर कम हुआ तो उसको भी हम इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं बोल सकते हैं, सिंस द चेंज इज नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन्स। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक नहीं चलता रहेगा। ये जो है ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है और जो कि अगर उनको प्रॉपर लीफ मिलने लग जाएगी तो ये प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाएगी। बट अगर ये प्रॉब्लम जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक चलती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, तब हम उसको बोलेंगे दैट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन। Change is not reproductive tissues. Change in non-reproductive tissues cannot be passed on to the DNA of the germ cells. नॉन प्रोडक्टिव टिश्यूज़ के जो में जो चेंज होते हैं वो कभी भी डीएनए से पास नहीं होते हैं। डीएनए जो है वो कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि अगर आपकी बॉडी अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग टेम्पररी कोई चेंज कर रही है तो उसको वो ट्रांसफ़र करेगा, राइट? Therefore, the experiences of an individual during its lifetime cannot be passed on to its progeny and cannot direct evolution. इसीलिए जो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस रहेंगे लाइफ टाइम के वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इवोल्यूशन, उसको हम इवोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, राइट? Consider another example of how an individual cannot pass on to its progeny the experiences of its lifetime. इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे कोई एग्जाम्पल अपने एक्सपीरियंसेस को आगे प्रोजीनी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, अपने आगे आने वाली जनरेशन को अपने कैरेक्टर्स अपने एक्सपीरियंसेस नहीं देख सकता है। इफ़ वी ब्रीड अ ग्रुप ऑफ माइस ऑल देयर प्रोजीनी विल हैव टेल्स एज एक्सपेक्टेड। अगर हम माइस के ग्रुप की बात करें, माइस का मतलब चूहे, अगर हम चूहों की एक ब्रीड के चूहों की किसी ब्रीड के ग्रुप को हम पालें, उनको फीड करें, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि उनमें टेल्स होती हैं, तो उनकी पूरी प्रोजिनी में क्या रहेगी? टेल रहेगी।
नाउ इफ द टेल ऑफ दीज माइस आर रिमूव्ड बाय सर्जरी इन ईच जनरेशन, अब हमने क्या किया, एक जनरेशन में उनकी जो टेल है उसको रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ सर्जरी. डू दीज टेललेस माइस हैव टेललेस प्रोजेनी? अब क्या इन टेललेस माउस की जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी क्या उनकी भी टेल नहीं रहेगी? द आंसर इज नो, उनकी ऑब्वियसली टेल रहेगी. क्यों? क्योंकि उन जो फर्स्ट जनरेशन है उसकी टेल हमने विद द हेल्प ऑफ सर्जरी काटी है, जिससे उनके जर्म सेल में कोई भी वेरिएशन नहीं आएंगे और जो ट्रेट्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र होंगे. एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ टेल कैन नॉट चेंज द जीन्स ऑफ द जर्म सेल ऑफ द माइस. उनकी टेल को रिमूव करके आपने उनकी कैरेक्टर्स में या उनके जीन्स में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है, जिससे उनकी जो टेल है वो रहेगी आगे आने वाली जनरेशन्स की भी. राइट. सो इन दिस वे वी कैन सी दैट कि कैसे कोई बॉडी अपने आप को इवॉल्व करती है और कौन से वो ट्रेट्स होते हैं जो आगे ट्रांसफ़र होते हैं और कौन से ट्रेट्स आगे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं फ्रॉम द पेरेंटल टू द ऑफस्प्रिंग्स. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, डार्विन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दैट इज रिलेटेड टू द इवोल्यूशन. वी आर गोइंग टू रीड दिस वंस. चार्ल्स डार्विन सेट आउट द वोएज व्हेन ही वाज 22 years old. चार्ल्स डार्विन जो हैं उन्होंने एक वोएज के लिए प्लान बनाया, कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया when he was 22 years old. The 5-year voyage took him to the South America and the island of its coast. वो 5 साल की इस यात्रा में कहाँ गए? साउथ अमेरिका गए और काफ़ी सारे आइलैंड्स पर घूमे. The studies that he conducted during this voyage were to change forever the way we look at the variety of life on Earth. और उनकी जो खोज रही, उनकी इस पूरी यात्रा के समय उनकी जो खोज रही, उनकी जो डिस्कवरीज रही, उससे हमारी अर्थ को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से चेंज हो गया. इंटरेस्टिंगली आफ्टर ही गॉट बैक टू इंग्लैंड ही नेवर लेफ्ट हिज शोर्स अगेन. और जब इसके बाद जब वो फिर से इंग्लैंड आ गए तो उन्होंने फिर अपने शोर्स को फिर भी उसके बाद भी कभी नहीं छोड़ा. ही स्टेड एट होम एंड कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड हिम टू द फॉर्मुलेट हिज हाइपोथेसिस. और इंग्लैंड आने के बाद भी उन्होंने अपने इस चीज़ को चालू रखा और उसके बाद भी वो इस अपनी थ्योरी पर वर्क करते रहे और फाइनली उन्होंने अपना एक लॉ पास किया, एक थ्योरी फॉर्मुलेट की. उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया? दैट द इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन. उन्होंने ये बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये जो इवोल्यूशन होता है वो किसके कारण होता है? नेचुरल सिलेक्शन के कारण. ही डिड नॉट नो द मैकेनिज्म वेयर बाय वेरिएशंस अरोज इन द स्पीशीज़. उनको वो मैकेनिज्म नहीं पता था जिसके कारण किसी भी स्पीशीज़ में वेरिएशन आते हैं. राइट. हमको ये तो पता था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन आएंगे, बट क्यों आएंगे, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये चीज़ उनको नहीं पता थी. ही वुड हैव बीन एनलाइटेंड बाय मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर उनको हेल्प मिली मेंडल के एक्सपेरिमेंट से. बट दीज टू जेंटलमैन डिड नॉट नो ऑफ ईच अदर और देयर वर्क. लेकिन उस समय तक उनको एक दूसरे के बारे में भी नहीं पता था और एक दूसरे के काम के बारे में भी नहीं पता था. वी ऑफन एसोसिएट डार्विन सोलली विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. हम डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं. But he was an accomplished naturalist and one of the studies he conducted was to do with the role of earthworm in the soil fertility. और उनकी ये जो थ्योरी थी उससे इवोल्यूशन के बारे में हमको बहुत कुछ पता चला. ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया था कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने में अर्थवॉर्म्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. राइट. This is the reason why the idea of heredity and genetics that we have discussed earlier are so essential for understanding evolution.
यही वो रीज़न है जिसके कारण हेरिडिटी और जेनेटिक्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गए हैं इवोल्यूशन को समझने के लिए। अगर हम इवोल्यूशन को समझना चाहते हैं तो हमको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हेरिडिटी क्या होती है और जेनेटिक्स का उसमें क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। इवन चार्ल्स डार्विन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन द 19th century could not work out the mechanism। चार्ल्स डार्विन जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, वो खुद इसके बारे में इतने श्योर नहीं थे क्योंकि उनको उनको हेरिडिटी और जेनेटिक्स के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस समय। इट इज़ आयरॉनिक दैट ही कुड हैव डन सो इफ़ ही हैड सीन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हिज ऑस्ट्रियन कंटेम्प्ररी जॉर्ज मेंडल। अगर उनको उस समय मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया होता किसी के थ्रू या किसी भी मीन्स से, तो शायद वो अपनी थ्योरी को, अपने हाइपोथेसिस को एक अंजाम तक ले जा पाते और अपनी थ्योरी का वो कुछ रिजल्ट्स हमको बता पाते। बट अनफॉर्चुनेटली उनको मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी उस समय तक इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट देन मेंडल टू डिड नॉट नोटिस डार्विन वर्क एज रिलेवेंट टू हिज। और ना तो उन्होंने डार्विन ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दिया और ना ही मेंडल ने डार्विन के एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दिया। अदरवाइज वो दोनों अपनी थ्योरीज को और ज़्यादा स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड कर पाते और शायद हम इवोल्यूशन और हेरिडिटी को या इनहेरिटेंस को और बेटर वे में समझ पाते विद द हेल्प ऑफ बोथ दीज ग्रेट साइंटिस्ट, राइट। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम समझते हैं कि अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, राइट। अर्थ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एग्जिस्टेंस कैसे आया, कैसे अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल अस हाउ लाइफ इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी हमको ये बताती है कि अर्थ पर एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाइफ किस तरीके से इवॉल्व हुई। पहले आपको पता है केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, धीरे 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 करके अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई। एंड नाउ our earth is the home for so many population, for so many species, right? And Mendel's experiment gave us the mechanism for the inheritance of traits from one generation to the next। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है वो हमको क्या बताता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा, जो ट्रेट्स हैं वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। बट नाइदर टेल अस एनीथिंग अबाउट हाउ लाइफ बिगेन ऑन अर्थ इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने हमको ये कभी नहीं बताया कि अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। JBS Haldane, a British scientist who became the citizen of India later, suggested in 1929 that life must have developed from simple inorganic molecules which were present on Earth soon after it was formed। JBS हल्डाने एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, बाद में वो इंडिया के सिटीज़न बन गए थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो लाइफ है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से अर्थ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस आया। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो किसकी हेल्प से बने, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। Soon after it was formed, he speculated that the condition on Earth at that time, which were far from the conditions we see today, और उस समय जो अर्थ पर कंडीशंस थी वो बहुत अलग थी एज़ कम्पेयर टू द अभी जो कंडीशंस हैं अर्थ पे, could have given rise to more complex organic molecules that were necessary for life। और उस समय की भी जो सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टेंसेस थे, उससे
दूसरे मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और ऐसे करके धीरे धीरे जो है वो लाइफ का एग्जिस्टेंस आया अर्थ पर. द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म would arise from further chemical synthesis. और क्या हुआ, पहले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे, उससे कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बने और उन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से मिलकर पहला प्रिमिटिव मैन बना, राइट, या पहला प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बना आई शुड से. हाउ डिड दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अराइज. अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बने. एन आंसर वॉज सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्टैनली एल मिलर एंड हैरोल्ड सी उरी इन 1953. अब ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कैसे बने, इसका आंसर हमको दिया इन साइंटिस्ट ने जिनका नाम है स्टैनली एल मिलर एंड हैरोल्ड सी उरी 1953 में. दे असेंबल्ड एन एटमॉस्फेयर सिमिलर टू दैट दो thought to exist on early Earth. This had the molecules like ammonia, methane, and hydrogen sulfide, but no oxygen over water. उन्होंने क्या किया, अर्थ का एक मॉडल बनाया और अर्थ के मॉडल में बेसिकली उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जैसा एटमॉस्फेयर ये माना जाता था कि उस समय पे अर्थ का रहा होगा. मतलब उस समय ये माना जाता था कि अर्थ पर, चूँकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उस समय अर्थ पर केवल अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होगी और उस समय अर्थ पर ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ये माना जाता था. दिस वॉज मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्पार्क्स वर पास्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस टू स्टिमुलेट लाइटनिंग. और जो उसका टेम्परेचर रखा गया वो 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम रखा गया और वहाँ पर स्पार्क्स दिए गए थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस ताकि उनमें लाइटनिंग हो, राइट. एट द एंड ऑफ वीक 15% ऑफ द कार्बन आयरन मीथेन हैड बीन कन्वर्टेड टू सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स. इसके एक हफ्ते बाद क्या हुआ कि जो 15% कार्बन था वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया, उससे क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया विच मेक अप प्रोटीन मॉलिक्यूल. और इस अमीनो एसिड से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, राइट, ये चीज़ हम जानते हैं. सो कैन लाइफ अराइज अफ्रेश ऑन द अर्थ इवन नाउ. और अब क्या होगा, इन्हीं प्रोटीन्स की हेल्प से इस तरीके से लाइफ जो है वो अर्थ पे बनने लग जाएगी, राइट. सो क्या स्टार्टिंग में अर्थ पर केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में रिएक्शंस के कारण ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, राइट. सो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई, राइट. So I hope the topic is being clear to all of you. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next class. Thank you.